Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश के बेसिक्स पढ़े थे फिजिक्स में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे बराबर बीपीएससी क्वेश्चन पूछती आई है और अन्य एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन, और आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन के नियमों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा वीडियो। और ये जो नोट्स हैं ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के नोट्स हैं, जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये कंप्लीट नोट्स, सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट नोट्स प्राप्त करने के लिए आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर दिए जा रहे हैं, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, और वहां से हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलेगा, और बाकी सारी सुविधाएं मिलेंगी जिससे आप बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। 15 नवंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है, 2-3 दिन निकल चुका है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ, प्रकाश के परावर्तन के बारे में यदि हम लोग बात करें, थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, आइए जी। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में यदि बात करें तो कोई भी चीज हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी वस्तु हो, उससे यदि प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती हैं, जैसे मान लिया ये एक कोई वस्तु है, ठीक है, और इधर से प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है, मतलब प्रकाश की किरण इससे टकरा रही है, तो क्या होगा, ये अपोजिट, फिर ये जो है इस वस्तु से टकरा करके लौट जाएगी। ठीक है, यदि ये वस्तु ठोस है तो, ठीक है, यदि ये वस्तु ठोस है तो इससे क्या होगा, टकरा करके लौट जाएगी। अब ये जो प्रकाश का आपतन होना, प्रकाश का परावर्तन होना, इसी क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश एक वस्तु पर आती है, फिर वहां से लौट जाती है। प्रकाश एक किरण के रूप में ट्रेवल करती है, ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह अवशोषित, संचारित या परावर्तित हो सकता है। या तो अवशोषित हो सकता है, प्रकाश का अवशोषण भी हो सकता है, या फिर उसका ट्रांसफर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, परावर्तन हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपवर्तन हो जाए और वह जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम से होते हुए गुजर जाए। जैसे यदि कांच है, कांच से होकर के, अगर कांच के पीछे कलई नहीं की हुई है और कांच पूरा कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है, तो उससे क्या होगा कि प्रकाश जो है उसके पार निकल जाएगी। उस प्रक्रिया के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो अवशोषित हो सकता है, संचारित हो सकता है, या फिर परावर्तित तो हो सकता है। प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती हैं तो उन्हें वापस प्रेषित करने का जो प्रक्रम होता है वही प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। आइए अब आगे देखते हैं। पॉलिशदार चमकीली सतहों वाली वस्तुएं पॉलिश रहित धुंधली सतहों वाली वस्तुओं की अपेक्षा अधिक प्रकाश परावर्तित करती है। मतलब कि यदि मान लिया जैसे कलई किया हुआ एक ये कांच है, ठीक है, मान लिया एक ये कांच है, ठीक है, एक ये कांच है, और इसमें क्या किया हुआ है, पीछे की तरफ कलई किया हुआ है। जो ऐनक आप देखते हैं ना, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं और बाल सही करते हैं, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इस पर कोई प्रकाश की किरण यदि पड़ेगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, सीधा परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, और यदि यही धुंधला होगा, मतलब कलई नहीं किया हुआ रहेगा, तो क्या होगा, अब परावर्तन जो होगा वो कम होगा इसमें। ठीक है, तो यदि धुंधला सतह होगा तो परावर्तन कम होगा, यदि कलई किया हुआ है, पूरा पेंट किया हुआ है, प्रकाश को पार जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, वो परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब रजत धातु प्रकाश का वो एक उत्तम परावर्तक। रजत का क्या मतलब, सिल्वर जो है वो प्रकाश को अच्छे से परावर्तित कर देता है। ठीक है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यहां पर प्रकाश का परावर्तन का नियम जो है वो क्या कहता है, वो जरा सा देखना जरूरी है। तो आइए हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को एक बार थोड़ा सा ड्राइंग से समझ लेते हैं। ये मान लिया एक
कांच है, ठीक है। और ये जो मैं बना रहा हूं, ये जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये कलई किया हुआ है, मतलब पेंट किया हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं कि इस पर क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। अब इसके 90 डिग्री पर यदि हम लोग एक अभिलंब डाल दें, ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, इसको कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। और उसके बाद जब ये किरण इस पर टकराएगी तो क्या होगा, इसका परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो किरण होगी इसको कहा जाएगा परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, या फिर इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इसको क्या कहा जाएगा, इंसिडेंट रे। अगर अंग्रेजी के हैं आप तो उनके बारे में भी मैं बता देता हूं। तो यहां पर नियम क्या होता है, नियम ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो है आपका नॉर्मल है, इसको कहते हैं नॉर्मल, या हिंदी में कहते हैं क्या, अभिलंब, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल यानी कि अभिलंब, तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। प्लेन आपने पढ़ा होगा, 2D फिगर होता है जिसमें कि आपका एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो यहां पर मैं 2D फिगर बना रहा हूं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक ही प्लेन में है, ठीक है, एक ही प्लेन है। यहां पर क्या प्लेन है, एक्स वाई। तो ये जो है आपका रिफ्लेक्टेड रे, आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल, तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। ये है रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि ये देखिए, ये आपका इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको कहेंगे इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल, और आई से इसको डिनोट करेंगे। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको आर से डिनोट करेंगे, कहेंगे रिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, वो है कि एंगल आई इज इक्वल टू होगा एंगल आर के, ठीक है। तो ये जो है आपका दो नियम है प्रकाश के परावर्तन का, जो कि हमको इसमें पढ़ना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं बता दूं कि जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, अभिलंब क्या हुआ, जो आपका प्लेन सतह दिया हुआ है उससे 90 डिग्री के एंगल पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, उसी को कहा जाएगा अभिलंब, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। और जो आपका आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको आपतन कोण कहेंगे, और जो परावर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको परावर्तन कोण कहेंगे। और दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण आई बराबर होगा परावर्तन कोण आर के, ठीक है। तो वही मैंने यहां पे लिखा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। मुझे लगता है कि अब आपको परावर्तन का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे और देखेंगे दर्पण के बारे में। जी हाँ, दर्पण जो प्रिंसिपल होता है वो आपका परावर्तन पर ही निर्भर करता है, परावर्तन का जो नियम है उसी पर निर्भर करता है। और जनरली हम लोग 3 प्रकार के दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण जो कि आप आईना देखते हैं ना, सामने आपके बाथरूम में लगा होता है या फिर ड्राइंग रूम में लगा होता है, तो ड्रेसिंग टेबल में भी लगा होता है, गोदरेज अलमीरा वगैरह में भी लगा के लोग रखते हैं। तो वो जो आपका जो सामान्य नॉर्मल शीशा होता है वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है, ठीक है। एक होता है आपका अवतल दर्पण, एक होता है आपका अवतल दर्पण, इसको क्या कहा जाता है, कनकेव कहा जाता है, कनकेव मिरर, ठीक है। और एक होता है आपका उत्तल दर्पण, एक होता है आपका उत्तल दर्पण, इसको कहा जाता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये हो गया आपका सिंपल मिरर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं बता ही देता हूं, ये आपका जो मैंने ड्रॉ किया था ये हो गया आपका समतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होता है वो एक बड़े वृत्त का भाग होता है, ठीक है। एक बड़ा वृत्त हम लोग या गोला मान लेते हैं। अब इसमें क्या करें, यदि हम लोग इस तरफ से कलई कर देते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें
इसको मिटा दें और इस तरफ से कलई कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इस तरफ से तो पेंट किया हुआ है, जो उभरा हुआ पार्ट है उसमें तो पेंट किया हुआ है, तो जो अंदर का भाग है वहां से प्रकाश जो है वो परावर्तित होगी। तो ये जो गोला था, ये जो गोला था हमारा, इसका कहीं सेंटर भी तो होगा ना, तो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसमें क्या होगा कि आपका अंदर का जो भाग है, अंदर का जो धंसा हुआ भाग है, वहां से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, वहां से प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, ये इस तरीके से आई और इस तरीके से लौट गई, इस तरीके से आई और इस तरीके से लौट गई। तो और ये जो है आपका एक लाइन खींचा जाता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिस मिरर में आपका धंसा हुआ पार्ट से परावर्तित होता है उसको कहा जाता है अवतल दर्पण। और इसी का उल्टा हो जाएगा, यदि मान लिया हम लोगों ने एक ड्रॉ किया और इसमें अंदर की तरफ से पेंट कर दिया। अवतल दर्पण में हम लोगों ने बाहर की तरफ से पेंट किया था, इस बार अंदर की तरफ से पेंट कर दिया हम लोगों ने। तो ये जो उभरा हुआ भाग है, यहां से अब परावर्तन होगा, यहां से अब वैसे इसका भी यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहां से परावर्तन होगा। अब रे इस तरीके से आएगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अब रे इस तरीके से आएगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो उभरा हुआ सतह से परावर्तन होगा इसी को कहा जाएगा उत्तल दर्पण। तो इन तीनों दर्पणों के बारे में डिफरेंट चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। समतल दर्पण के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि उसमें प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, फिर हम लोग आएंगे अवतल दर्पण और धीरे धीरे उत्तल दर्पण और आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। उम्मीद है आपको प्रकाश का परावर्तन और तीनों दर्पणों के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते रहते हैं बीपीएससी में, तो इसको अच्छे से डील करिएगा और अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट समझते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।